Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about India's neighborhood first policy. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो आप सबको पता है कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस समारोह में इन दैट ओकेजन हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडियाज नेबरहुड कंट्रीज वेर ऑल्सो इन्वाइटेड, जैसे भूटान के, मालदीव के, नेपाल के, बांग्लादेश के, सब हेड ऑफ द स्टेट्स को इन्वाइट किया गया आसपास के। और ये जो इनविटेशन एक्सटेंड किया गया टू द हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, दिस वाज डन अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या, फॉरेन पॉलिसी, उसके बारे में जरा समझते हैं। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस में। तो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है कि भारत के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पहले पाकिस्तान भी था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, एंड श्रीलंका, इन सब के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बनाए जाएं। दैट वाज द गोल ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमने अपना अप्रोच बदल लिया है। आने वाले स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे। सो पाकिस्तान इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बट व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन 2008, then Pakistan was also part of it. Our immediate neighbors sharing our border with India or in the Indian Ocean like Maldives and Sri Lanka, इनके साथ अच्छे संबंध बनाना, that was the purpose of neighborhood first policy. अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके साथ फिजिकल, डिजिटल एज वेल एज पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब रोड या रेलवे लाइन, उसके अलावा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये सब साइन करके। डिजिटल कनेक्टिविटी मतलब मोर एंड मोर कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी मतलब लोग एक दूसरे के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाएं, जिससे कल्चरल इंटरेक्शन हो। तो ये गोल था भारत का अंडर, और है भी अंडर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। द पॉलिसी, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, ऑफिशियली केम इनटू बीइंग इन 2008, लेकिन इसको ज़्यादा इम्पेटस दिया गया, मोमेंटम दिया गया 2014 के बाद से, सिंस पीएम मोदी केम इनटू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम। 2014 के भी अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने सारे हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया था, अपने नेबर कंट्रीज के। उस टाइम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया था। सो टिल दैट टाइम इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड गुड टाइज विद पाकिस्तान एज वेल। बट 2019 तक चीज़ें काफ़ी बदल गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। 2016 के शुरुआत में ही भारत के ऊपर टेरर अटैक हुआ पठानकोट में, फिर 2016 में एक मेजर टेरर अटैक हुआ उरी में, और उसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान को लेकर के अपना पूरा अप्रोच ही बदल दिया। उसके बाद से इंडिया अबैंडन्ड अ प्लेटफॉर्म इन साउथ एशिया, जिसका नाम है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है। इंडिया ने उसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया, बंद कर दिया। पाकिस्तान के साथ इंटरैक्शंस पूरी तरह से ख़त्म कर दिए, और इंडिया ने अपने लिए एक नया फॉरेन पॉलिसी गोल अडॉप्ट किया 2016 उरी के बाद से, कि अब हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे साउथ एशिया में खासकर। और आइसोलेट करने के लिए पाकिस्तान को, भारत के लिए ज़रूरी था कि अब बाकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन डेवलप किए जाए। इसके लिए इंडिया हैज़ बीन डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स, ऑल्टरनेट टू सार्क, जैसे कि बिम्स्टेक या BBIN। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हम लोग आगे देखेंगे इंडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है इन दिस इंडियन ओशन रीजन एंड साउथ एशिया विद द गोल ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2008 में आई, 2014 में इसको इम्पेटस दिया गया। 2014 तक पाकिस्तान बेचता था, लेकिन 2019 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार आज प्राइम मिनिस्टर शपथ लिया था, उस टाइम में भी हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया गया था। लेकिन 19 में और अब 24 में पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट को इनवाइट नहीं किया गया है। तो अब थोड़ा देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर। पूछा जा सकता है आपसे कि सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी की। तो इस पॉलिसी की मदद से, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की मदद से, इंडिया ट्राइज टू मेंटेन इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी,
जो भी टेरिटरी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसको हम लोग एमिकेबल या फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत वी हैव अ सेपरेट प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू डिस्कस द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद नेपाल। वो बात अलग है कि बार बार चाइना के इंस्टिगेशन पे नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट, खासकर काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को इंटरनेशनल फोरम्स पे रेज करता है। अदरवाइज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया ने जो बाकी हमारे नेबर कंट्रीज हैं, इमीडिएट नेबर एक्सेप्ट पाकिस्तान, उनके साथ प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स इन एमिकेबल मैनर, मतलब फ्रेंडली मैनर। दूसरा सिग्निफिकेंस है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का टू आइसोलेट पाकिस्तान। मैंने आपको पहले ही बताया कि उरी अटैक 2016 में और पुलवामा अटैक 2019 में जो हुआ, ये दो मेजर टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर के एक पॉलिसी अपनाई है कि हम इसको आइसोलेट कर देंगे पूरे साउथ एशिया में, और इसके लिए इंडिया इज इनडायरेक्टली प्रमोटिंग अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक बिम्स्टेक एंड BBIN एंड हैज अबैंडन्ड सार्क, जहां पे पाकिस्तान भी एक मेंबर है। उसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज हेल्पिंग इंडिया टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी विथ नेबरहुड कंट्रीज। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट्स हम लेकर के आए हैं जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो इसमें हम लोग इन 4 देशों के बीच में रेल एंड रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल में इस BBIN प्रोजेक्ट में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स देखने को मिले फ्रॉम भूटान साइड, क्योंकि भूटान एप्रीहेंसिव हो रहा है, उसको थोड़ा सा डर है कि इतने सारे रोड या रेल कनेक्टिविटी के कारण भूटान की जो प्रिस्टीन नेचर है, जो उसका इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये एक ऑब्स्टेकल BBIN में देखने को मिल रहा है, बट इंडिया इज पुशिंग फॉरवर्ड दिस BBIN प्रोजेक्ट। उसके अलावा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत और म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, प्लस भारत का जो ईस्ट इंडिया है उसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर, इससे इंडिया की कनेक्टिविटी टू वेस्ट एशिया वो मजबूत होगी। काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक मुख्य गोल ये भी है कि चाइना का एक्सेसिव इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया को कर्व किया जाए। इंडिया रिमेन्स रीजनल डोमिनेंट प्लेयर ओनली इफ वी आर एबल टू काउंटरवेट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो ये भी महत्वपूर्ण गोल है भारत के लिए अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, भारत चाहता है कि जो भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं साउथ एशिया में एक्सेप्ट पाकिस्तान, इनके साथ हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मजबूत हो। आप देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये नतीजा है कि बांग्लादेश के साथ हमारे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड नाउ बांग्लादेश हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। एनर्जी सिक्योरिटी, तो जो भी हमारे आसपास के देश हैं, आपको पता है कि इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो आसपास के देशों में जहाँ पे भी ऑयल या नेचुरल गैस जो भी रिजर्व्स हैं, उनके साथ फिर हम लोग अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि हमारी एनर्जी डेफिशिएंसी को कुछ हद तक कम किया जा सके और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। तो अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ओनली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ म्यांमार गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम म्यांमार स्वे फील्ड। यहाँ पे है म्यांमार के कोस्ट पे ही स्वे फील्ड ऑफ म्यांमार। भारत की तरफ से भारत की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड यहाँ पे म्यांमार में ये स्वे फील्ड में एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कर रही है, जो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को कुछ हद तक ऑगमेंट करने में मदद करेगा। प्लस इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिस कारण से टूरिज्म प्रमोट करते हैं हम लोग आसपास के देशों में, बांग्लादेश के कई सारे टूरिस्ट भारत में आते हैं मेनली मेडिकल टूरिज्म के लिए, तो उस तरीके से भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है इन द रीजन। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोइंग ऑन। काफ़ी सारे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जैसे काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट विथ नेपाल, म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू होने के बाद से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं म्यांमार में। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत साइन किए हैं उसमें अनड्यू डिले हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस। भारत के सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में एक कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कि हम लोग प्रोजेक्ट साइन तो कर देते हैं लेकिन उसको टाइम बाउंड फैशन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जो स्वे ऑयल एंड गैस फील्ड प्रोजेक्ट है म्यांमार के साथ, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था साल 2002 में ही,
बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अलावा इकोनॉमिक डिफरेंसेस, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, आसपास के जो देश हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में से नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, तो इंडिया के साथ जब वो ट्रेड करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। इंडिया ज़्यादा सामान उनके यहाँ एक्सपोर्ट करता है एंड रिलेटिवली कम सामान इंपोर्ट करता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन फेवर ऑफ इंडिया। इस कारण से ये जो असिमेट्रिक इकोनॉमिक रिलेशन है इंडिया का विद दीज नेबरहुड कंट्रीज, इस कारण से उनको इकोनॉमिकली नुकसान होता है एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में, और जिस कारण से वहाँ पे अक्सर लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ट्रेड विथ इंडिया। जैसे भारत के अंदर चाइना के साथ ट्रेड करने को लेकर के प्रोटेस्ट उठता है टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट दैट इंडिया हैज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड विथ चाइना। सिमिलरली इसी तरीके का रिलेशन इंडिया का बन रहा है विथ बांग्लादेश एंड नेपाल, जिस कारण से वहां पे अक्सर प्रोटेस्ट उठते हैं अगेंस्ट इंडिया। तो दैट इज अनदर चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसके अलावा चाइना फैक्टर तो है ही, चाइना टाइम टू टाइम अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी की मदद से श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, मालदीव जैसे देशों को, जो भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको अपने तरफ टिल्ट कराता है। तो ये सब देखने को मिलता है। पाकिस्तान फैक्टर इज ऑल्सो देयर, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ओनली इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कुड नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड थ्रू सार्क प्लेटफॉर्म। अदरवाइज भारत ने सबसे पहले तो सार्क प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया की अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करने की कोशिश की। सार्क प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने एक सैटेलाइट, कॉमन सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रपोजल दिया था कि हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, जो सारे सार्क कंट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म पे मोटर व्हीकल अग्रीमेंट प्रपोज किया था ताकि सारे देशों के बीच में लॉजिस्टिक्स मजबूत हो जाए, आराम से जो ट्रक्स हैं, कार्गो ट्रक्स, वो एक देश से दूसरे देश में जा सकें ईजिली विदाउट मच पेपर वर्क और विदाउट मच ऑब्स्ट्रक्शंस। ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का मेन गोल था। पाकिस्तान ने उसको भी अपोज कर दिया, और बाद में टेररिज्म के कारण इंडिया ने पूरी तरीके से सार्क को अबैंडन कर दिया। तो सार्क मीटिंग हुई ही नहीं है साल 2014 से। 2014 में काठमांडू में हुई थी, 2016 में फिर सार्क समिट होने वाली थी इस्लामाबाद में। उसके पहले पाकिस्तान ने उरी अटैक करा दिया भारत के अंदर, और तब से इंडिया ने सार्क प्लेटफॉर्म को अबैंडन कर दिया है पूरी तरीके से। और तब से इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विच इन द रीजन इंडियन ओशन एंड साउथ एशिया, जहां पे इंडिया प्रमोट करेगा अपनी इंटीग्रेशन विथ कंट्रीज इन द नेबर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो इंडिया ने आइसोलेट पाकिस्तान की पॉलिसी अपनाई है, और आइसोलेट पाकिस्तान पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया सार्क प्लेटफॉर्म को, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है। तो इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। ये तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आप अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन की मदद से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हिंट्स भी मैंने दे दिया है कि सार्क के अंदर कौन कौन से देश हैं और बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से देश हैं। सार्क का ऑल्टरनेटिव इंडिया मेनली बिम्स्टेक को ही डेवलप कर रहा है। तो इन दोनों में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, इसको बताने के लिए मैंने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, और यहाँ पे हिंट्स भी दिया है। इसको अटेम्प्ट करने के बाद ये आप यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन देखिए। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? While similarities and what are the similarities and dissimilarities between the two? And how are India's foreign policy objectives realized by forming this new organization? तो बिम्स्टेक को इंडिया प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है बाय अबैंडनिंग सार्क। तो उस पे प्रश्न पूछ लिया यूपीएससी ने साल 2022 में। मैंने नीचे हिंट्स भी लिख करके दिया हुआ है, चाहिए तो आप हिंट्स पढ़िए और फिर अटेम्प्ट कीजिए। इफ पॉसिबल अटेम्प्ट ऑन योर ओन एंड देन मैच योर आंसर विद द हिंट्स। The next topic is about highway to climate hell. 80% chances that the target of 1.5 degrees Celsius will be breached. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, आपको तो कई दफ़ा मैंने बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी, और इन्वायरमेंट के बेसिक क्लासेस में भी आपको बताया गया होगा अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट सबमिट, इंटरनेशनल सबमिट, जिसका नाम है अर्थ समिट, दैट वाज हेल्ड इन 1992 एट रायो डी जेनेरियो। मुझे लगता है लास्ट दिन भी, एक दो दिनों पहले जब हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की चर्चा कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वहाँ पे साइन किए गए थे इस अर्थ समिट में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो उसमें से जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इसका मुख्य गोल है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज
के इम्पैक्ट को मिटिगेट करना और वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प करना कि इन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हो रहा इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट वो अपने आप को अडेप्ट भी कर ले। तो मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ये पहला लक्ष्य है, और दूसरा अडेप्टेशन ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। ये दो लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट इस अर्थ समिट में साइन की गई थी। तो 3 अग्रीमेंट्स, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी एंड यूएनएफसीसीसी। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट मेनली फोकस करता है। और यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत जो अर्थ समिट रायो डी जेनेरियो में साइन किया गया था, इनके मेंबर कंट्रीज ने फैसला किया, इस कन्वेंशन के मेंबर कंट्रीज ने, कि हम लोग साल में एक बार मिलेंगे और उस मीटिंग को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी। और उस सीओपी में हम लोग फैसला करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई वो हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, हेल्ड इन द ईयर 2015 एट पेरिस। और यहीं पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम है पेरिस क्लाइमेट डील, जहां पे मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनएफसीसीसी ने फैसला किया कि बाय द ईयर 2100 हम लोगों को किसी भी हालत में जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का या अर्थ सरफेस का, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने नहीं देंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर इन द प्री इंडस्ट्रियल एरा। एंड प्री इंडस्ट्रियल एरा माना जाता है एरा ऑफ 1850 टू 1900, यानी कि सरल भाषा में अगर कहें तो साल 1850 से लेकर के साल 1900 तक, यानी कि ऑन एन एवरेज 1870 के आसपास जो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर था या एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर था, उसकी तुलना में बाय द ईयर 2100 साल 2100 तक हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे डिस्पाइट ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। और मैक्सिमम अगर बढ़ने दिया तो 2 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ था पेरिस क्लाइमेट डील में कि प्रेफरेबली लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज by 2100 with respect to pre-industrial era which is 1870, preferably 1.5 degree Celsius and maximum 2 degree Celsius। तो अगर, और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट कहाँ से आया है? तो ये टारगेट आया है ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है बाय द ईयर 2100 देन इट विल हैव अ कैटास्ट्रोफिक एपोकैलिप्टिक इम्पैक्ट, बहुत भयंकर खतरनाक इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर। इराटिक रेनफॉल होगा, एक्सेसिव हीटिंग होगी, उस कारण से फेलियर होगा क्रॉप्स का, इन्फेस्टेड क्रॉप्स होंगे क्योंकि नए नए तरीके के माइक्रोब्स होंगे, फूड इनसिक्योरिटी होगी, नई तरह के डिजीजेज होंगी। ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा तो बाय द ईयर 2100, और 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया तो इट विल बी इवन मोर डेंजरस। इसलिए इससे ज़्यादा नहीं होने देना है। दैट वाज द टारगेट एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड कंट्रीज इन द ईयर 2015 अंडर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि जो पिछला पूरा एक साल बीता है, जून 2023 से लेकर के मई 2024 तक, इसमें एवरेज जो टेम्परेचर था दैट वाज 1.63 डिग्री सेल्सियस अबोव दिस टाइम 1850 से 1900 का जो एवरेज टेम्परेचर था, उसकी तुलना में ऑलरेडी पिछला साल का एवरेज टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस 1.63 डिग्री सेल्सियस हाइयर था। दिस रिपोर्ट हैज बीन गिवन बाय यूरोप्स कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 12 महीने में जून 2023 से लेकर के मई 2024 तक में हर एक महीना वार्मेस्ट मंथ था एवर, यानी कि हर साल हर महीने, जून जुलाई अगस्त, हर महीने टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है। पुराना सारा टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है जब से टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शुरू किया है ह्यूमन बींग्स ने। हर बार वी हैव विटनेस्ड अ न्यू वार्मिंग रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ इन लास्ट 12 मंथ। और पिछले 12 महीनों में एवरेज टेम्परेचर
हैज बीन 1.63 डिग्री सेल्सियस हाइयर दैन प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि द टेम्परेचर दैट वाज ऑन एन एवरेज बिटवीन 1850 टू 1900। तो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोकना था बाय द ईयर 2100, और हम अभी ही 1.63 डिग्री सेल्सियस ब्रीच कर गए इस साल। तो दैट मीन्स जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, इसका जो थ्रेट है इट इज बिकमिंग वेरी वेरी इमिनेंट एंड इट माइट नॉट टेक अस टू द ईयर 2100। द एपोकेलिप्स और द डैमेज माइट बिगिन मच अर्लियर। इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसने कहा कि देयर इज 80% चांस नाउ that between 2024 to 2028 the average temperature would exceed 1.5 degree celsius by one average temperature would exceed 1.5 डिग्री सेल्सियस अबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये तो ये कह रहे हैं कि 80% चांस है कि आने वाले 4 साल में ही एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। अभी तो 1 साल के लिए पार हुआ है ना, आने वाले टाइम में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये कंसिस्टेंट तरीके से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पार करेगा। 2024 से 2028 के बीच में कम से कम एक बार और पार करेगा। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। यूरोप की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, जो काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसका कहना है कि 12 महीने पिछले वो वैसे ही वार्मेस्ट 12 मंथ थे और 1.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है पिछले साल। जबकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इस रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं, लेकिन उसने अलग तरीके से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। इन ए सेपरेट रिपोर्ट इट हैज सेड कि देयर इज 80% चांस दैट एटलीस्ट 1 ईयर बिटवीन 2024 एंड 2028 विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। और यूरोप का कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस कह रहा है कि वो ऑलरेडी हो चुका है साल 2023 से 2024 के बीच में, जून 2023 से लेकर के मई 2024 के बीच में। तो मुद्दा यह है मिला जुला करके सिंपल, अभी दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। वैसे ये कह रहा है ये हो चुका है 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 80% चांसेस है कि 2024 से लेकर के 2028 के बीच में एक बार ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट ब्रीच हो जाएगा। दो बोथ ऑफ देम आर सेइंग स्लाइटली डिफरेंट आइडियाज, बट बोथ ऑफ देम अग्री कि जो टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को रोकने का बाय द ईयर 2100, वो तो बड़ी आराम से हाल फिलहाल में ही ब्रीच हो जाएगा। दैट मीन्स वर्ल्ड कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स एपोकेलिप्स, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेमीकंडक्टर प्लांट एट जागीरोड। इस पे काफी अच्छा सा छोटा सा आर्टिकल लेकिन अच्छा आर्टिकल आया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज उन्होंने सीधा सीधा लिख करके दे दिया है कि जो जागीरोड में प्लांट आ रहा है सेमीकंडक्टर का आसाम के अंदर, उसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सेमीकंडक्टर का मोटा मोटा इस्तेमाल समझ लिए। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में खूब सारा इस्तेमाल होते हैं। उनको कहा जाता है हार्ट एंड ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान आर द मार्केट लीडर्स, वर्ल्ड मार्केट लीडर्स। भारत अब कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए इंडिया अलग अलग प्लांट्स लेकर के आ रहा है। 2 तो गुजरात में आ रहे हैं सेमीकंडक्टर के, एक आ रहा है आसाम में। 25,000 से लेकर के 27,000 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे एंड इट कुड बी सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ प्राइवेट सेक्टर इन आसाम। उसके लिए असम सरकार ने 150 एकड़ का जमीन भी अलॉट कर दिया है टाटा ग्रुप को, जो ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। और उसके लिए असम सरकार ने सिर्फ 1 रुपए का फीस लिया है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि असम स्टेट के अंदर इस तरह के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए आप कह सकते हैं कि लैंड उन्होंने खुद ही एक्वायर करके दे दिया है टाटा ग्रुप को कि आप सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएं हमारे स्टेट में। ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा इसमें लगभग 48 मिलियन चिप्स पर डे प्रोड्यूस होंगे। तो दिस कुड हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। इसके लिए कम से कम 1800 यूथ्स, 1800 यूथ्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा रही है बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर में टाटा की अपनी फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें से ज़्यादातर वीमेन हैं। और ये जैसे ही प्लांट स्टार्ट होगा 2025 में, अगले साल, इन 1800 यूथ्स को उस जागीरोड प्लांट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट है जो जागीरोड में आ रहा है,
ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो ओपन कर ही रहा है असम के यूथ के लिए, साथ ही साथ वीमेन एम्पावरमेंट के भी मौके ला रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं इट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड फॉर वीमेन। ज़्यादातर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है वो वीमेन कैंडिडेट्स हैं। एकदम शॉर्ट में इसी आर्टिकल में दिया हुआ है कि क्या एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे इस सेमीकंडक्टर प्लांट के। तो एडवांटेजेस तो हमने देख लिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा, वीमेन एम्पावरमेंट होगा। उसके अलावा जब चिप्स प्रोड्यूस होंगे तो चिप्स वुड बी वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एज वेल एज सेमी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एज वेल एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। उसके अलावा इट विल हेल्प इन employment prospects that we have already seen. It will help in growth of local industries such as logistics, construction and retail. But disadvantages mainly एक ही है, उसको तीन अलग अलग तरीके से लिखा गया लेकिन मेनली एक ही है, और वो है अराउंड इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर प्लांट्स रिलीजिंग हेवी मेटल डिस्चार्ज। उसके अलावा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह को कट करना पड़ेगा। उसके अलावा हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी इज नीडेड फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। तो मेनली इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड ही डैमेजेस के चांसेस हैं, बट वो तीन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, soil pollution, water pollution and excessive consumption of water as well as energy might be required. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्लांट। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अग्निपथ स्कीम। इससे रिलेटेड सीधा सीधा मेंस में तो प्रश्न नहीं आना चाहिए, कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अग्निपथ स्कीम अब बार बार न्यूज में आ रहा है तो ये 2 साल पुराना स्कीम, साल 2022 जून महीने में सरकार लेकर के आई थी अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों में ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक नया तरीका है अग्निपथ स्कीम। फॉर रैंक्स बिलो ऑफिसर, तो ऑफिसर के लिए नहीं है, ऑफिसर रैंक्स के लिए नहीं, बट बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एक नया स्कीम लेकर के आई सरकार, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। तीनों ही आर्म्ड फोर्सेज में, तीनों ही सर्विसेज में। इसके अंतर्गत हर साल लगभग 45 से 50 हजार यूथ को रिक्रूट किया जाएगा, बट दे विल बी रिक्रूटेड ओनली फॉर 4 ईयर्स। पहले उनको 15 साल के लिए रिक्रूट किया जाता था, अब सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत। और उसमें से 25% यूथ को, यानी कि 45 से 50 हजार में जो 25% यूथ होंगे उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, यानी कि 15 साल की जॉब दी जाएगी इफ दे परफॉर्म वेल। तो 45 से 50 हजार यूथ हर साल हायर किए जाएंगे फॉर बिलो ऑफिसर रैंक कैटेगरी इन कंबाइंड फॉर्मेट फॉर एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। लेकिन उनमें से सिर्फ 25% को ही परमानेंट कमीशन वाला एक्सटेंशन दिया जाएगा, 15 साल तक जॉब में रखा जाएगा, बाकी 75% को 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा। गोल क्या है अग्निपथ स्कीम का? टू हैव फिटर यंगर ट्रूप्स टू फॉर्म द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत बेसिक पे दिया जाएगा, बेसिक सैलरी दी जाएगी, प्लस कुछ अलग से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा एक अकाउंट में जिसका नाम होगा सेवा निधि अकाउंट, जिसमें अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो रिक्रूट्स होंगे जिनको कहा जाएगा अग्निवीर, उनका एक बेसिक सैलरी होगा, प्लस उनका सैलरी का 30% जाएगा सेवा निधि अकाउंट में। जितना सेवा निधि अकाउंट में उनके सैलरी से कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही सरकार भी उस सेवा निधि अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। और इस तरीके से सैलरी उनकी मंथली बनेगी, पहले साल में 21,000, फिर 23,000, फिर 25,000, फिर 28,000। उसके अलावा मंथली सेवा निधि अकाउंट में उनके तरफ से 9,000 रुपये ऐसे जमा होंगे, और सरकार भी उतना पैसा जमा करती रहेगी उनके सेवा निधि अकाउंट में। जब वो 4 साल बाद रिटायर होंगे तो लमसम 11,71,000 रुपये, 11,71,000 रुपीज़ उनको लमसम मिलेगा अंडर दिस सेवा निधि पैकेज। तो इतना ही मिलेगा यूथ को। पहले 15 साल की फुल फ्लेजेड परमानेंट कमीशन वाली जॉब मिलती थी, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, और रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपये मिलेंगे अंडर अग्निपथ स्कीम। और जो यूथ अपॉइंट होंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर। अब देखिए, इसको लेकर के यूथ के अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन है पिछले 2 सालों से, क्योंकि पहले 15 साल की नौकरी हुआ करती थी, अब सिर्फ 4 साल की। 25% को मिलेगा एक्सटेंशन, लेकिन 75% को तो टाइम 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा।
तो इस कारण से यूथ के अंदर डिसकंटेंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन था। अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ स्कीम न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि मौजूदा जो इलेक्शन हुए 18th लोकसभा इलेक्शन, उसमें आप कह सकते हैं कि जो मेन रूलिंग पार्टी थी उसका परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन रहा है। वैसे इट हैज इमर्ज्ड एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, येट इट्स परफॉर्मेंस हैज बीन बिलो एक्सपेक्टेशंस, एंड Agnipath scheme is being considered as one of the biggest reason behind discontentment in youth against the party, and this Agnipath scheme has been considered or is being considered as a reason behind poor performance of the major ruling party. तो इस कारण से अग्निपथ स्कीम पे लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं और इस कारण से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अग्निपथ स्कीम पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यूरोपियन पार्लियामेंट को लेकर के दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 4 ईयर नहीं 5 ईयर पे इलेक्शन होता है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कन्वर्टेबिलिटी मीन्स फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ 1 rupee into other currency and vice versa. That's all from our side for today. Thanks for watching.